सर्वोच्च के पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस भोर के इस समय के लिए, इस तैयारी के दिन के लिए, कि जब हम 12 से दिन की शुरुआत जो है आपके साथ कर सकते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पढ़ाइए, आप हमें सिखाइए, आप ही उन गहरी बातों को हमारे सामने स्पष्ट कीजिए। प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की मौजूदगी के लिए, मदद सहायता के लिए, क्योंकि यदि आप ना मदद करें, यदि आप ना चीजों को हमारे सामने स्पष्ट करें, हम कभी भी इन बातों को नहीं समझ सकते। और प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस पढ़ाई में हों, आप ही इंटरनेट कनेक्शन को मजबूती से बनाए रखिएगा। आप ही हमारी मदद सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हैं और आप हमारी पढ़ाई में मदद करेंगे। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। विशेषकर परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस दिन के लिए, नए भोर के लिए, एक और मौका के लिए कि हम दोबारा से जो है दिन की शुरुआत जो है हम परमेश्वर के साथ कर सके, वचन की पढ़ाई के साथ कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और आप सब जो है ठीक है, और आपके परिवार में हर एक जन ठीक है परमेश्वर की दया से। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं दोबारा से आज की पढ़ाई में, और उम्मीद करता हूं कि आज का पढ़ाई जो है और कुछ बातों को हम सबके सामने पेश करेगा। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कुछ बातों को दोहराना चाहेंगे और इसके साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे। और आज जो है एक तरफ से हम और कुछ बातों को देखने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो है हम एक दोहराना करेंगे। थोड़ा बड़ी जल्दी में इस दोहराना को करेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि इस दोहराने के साथ हर एक उन बातों को जो है हम करने वाले हैं जिनकी हमने अब तक की है। तो मैं चाहूंगा, यदि आपके पास आपका बाइबल है तो आप कृपया करके दानियल 11 में ही रहिएगा। और जब हम जैसे एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो आप जो है उन बातों को देखते जाइए, ताकि आपको जो है मदद सहायता हो कि जब हम दोहराए तो आपको मालूम हो कि हम किस जगह पर हैं। तो आइए, हम जो है एक खास बात के साथ हम जो है शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका हमने जो है पहले जिक्र नहीं किया था। तो जैसे हम देखते हैं कि जब यूनान का राज्य था, जो सिकंदर महान का राज्य था, एक बहुत बड़ा राज्य था जैसे हमने देखा है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे दानियल 11 का 3 बताता है कि किस प्रकार से एक एक ताकतवर एक ताकतवर राजा उठ खड़ा होगा, और वो किस प्रकार से अपने राज्य को बहुत बढ़ाएगा और अपने इच्छा के अनुसार ही काम करेगा। और ये कोई और नहीं बल्कि सिकंदर महान है। फिर आगे यदि आप जाए तो वचन बताता है कि ये राज्य जो है जब अपने ताकत की ऊंचाई में होगा, जब इसकी सीमाएं बिल्कुल दूर दूर तक पहुंच जाएंगी, तब जो है ये राज्य जो है टूट कर 4 दिशाओं में बिखर जाएगा। और हमने देखा कि जब ये राज्य जो है, यूनान का राज्य जो है, 4 टुकड़ों में जब टूटा, तो इन टुकड़ों के जो राजा बने वो कोई और नहीं बल्कि सिकंदर महान के जो 4 सबसे बड़े सेनापति थे वो बने।
और हम देखते हैं कि जो आप यहाँ नक्शा देख रहे हैं, इस पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है अलग अलग दिशाओं के राज्यों को जो है किस प्रकार सिकंदर महान के सेनापतियों ने जो है अपने हित में ले लिया, अपने ताकत में ले लिया। यदि हम पूरब की दिशा में देखें तो सेलुकस जो है वो उस दिशा का जो उस दिशा में जितने भी भाग आते थे उनको जो है उसने लिया। और इस दिशा में जो 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 जगह आते थे वो थे सीरिया और बाबुल। यदि आप पूरब दिशा की अगर आप अ, दिशा में देखें तो जो जगहें वहां आती थी वो थी सीरिया और बाबुल। और इसी कारण से यदि आप देखें या आप इस पढ़ाई में अगर आप खोजबीन करें तो अक्सर जो है आप देखेंगे कि अ, हम जैसे हमने पढ़ाई किया कि ये जो पूरब दिशा का जो राजा है या पूर्वी जो साम्राज्य है, ये जो है सबसे बड़ा साम्राज्य था। और ये साम्राज्य जो है उत्तर का साम्राज्य के तौर से जाना जाने लगा। और कारण ये था क्योंकि हम जानते हैं कि जब युद्ध हुआ, हम जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई और जब राज्य जो है चार भागों में बटा, तो हम देखते हैं कि चार भागों में बंटने के बाद भी जो है जो युद्ध था, जो संघर्ष था, वो खत्म नहीं हुआ। युद्ध जो है इन चारों के बीच में चलता रहा, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। और हम देखते हैं कि समय के साथ जो है एक राज्य दूसरे राज्य में चढ़ाई करता है और जो है एक राज्य हार जाता है और वो राज्य का होना वहां से हम देखते हैं कि समाप्त हो जाता है। यदि हम लेसीमेकस का राज्य को देखें शुरुआती दौर में, वो उत्तर का राज्य था। और लेसीमेकस का जो राज्य था उसमें केवल त्रेस जो है जगह है, केवल वो भाग आया करता था। और यदि हम पश्चिम दिशा में जाए जो कि कैसेंडर का राज्य है, उसमें यूनान और कुछ निकट के देश आते थे। और यदि हम दक्षिण दिशा में जाए जो टॉलमी का राज्य है, उसमें मिस्र आता था और मिस्र के साथ साथ और कुछ इर्द गिर्द राज्य थे। वो जो है टॉलमी का राज्य का भाग था। पर हमने देखा कि जैसे हम पढ़ रहे थे कि कुछ समय बाद जो है लेसीमेकस जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है, वो जो है पश्चिम साम्राज्य में जो कि कैसेंडर का राजा है उसमें चढ़ाई करता है। और जो है कैसेंडर को हराते हुए जो है उस राज्य को भी अपने भाग कर लेता है, अपने राज्य का भाग बना लेता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पूरब का राजा जो कि सेलुकस है, वो जो है लेसीमेकस के राज्य में चढ़ाई करता है और लेसीमेकस को हरा देता है। जिसके साथ हम देखते हैं कि अ, अब जो है केवल दो ही राज्य हैं, साम्राज्य हैं, जो कि है उत्तर का साम्राज्य और दक्षिण का साम्राज्य। उत्तर का साम्राज्य को चलाने वाला है सेलुकस और दक्षिण साम्राज्य का चलाने वाला वहां का राजा है टॉलेमी। अब जो है जो कैसेंडर है और लेसीमेकस है, उन दोनों का राज्य का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। फिर और कुछ बातों को हम देख रहे थे और इन बातों को लाने का मकसद ये है क्योंकि जब आप दानियल 11 की पढ़ाई में रहेंगे तो कभी कभी जो है उत्तरी साम्राज्य करके आप जिक्र देखेंगे या उत्तर का राजा करके जिक्र देखेंगे, या आप ये भी सुनेंगे सीरिया का राजा, सीरिया का राजा। और जब उत्तर का राजा बोले या उत्तरी साम्राज्य बोले या सीरिया का राजा बोले, वो एक ही बात का जिक्र कर रहा है। तो इस बात को भी और गौर कीजिए। फिर यदि आप सुनेंगे एक और बात जो कि कहता है कि दक्षिण का साम्राज्य या दक्षिण का राजा या मिस्र का राजा, ये एक ही बात है।
और ये बात को भी गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमने इन चीजों को जो है हमने देखा था, इन चीजों को हमने परखा था, और इनको हम दोबारा से जो है हम दोहरा रहे हैं। हम देखते हैं कि दो राज्य ही अब बचे हैं, दक्षिण साम्राज्य और उत्तरी साम्राज्य। दक्षिण साम्राज्य और उत्तरी साम्राज्य। और हम देखते हैं कि उत्तरी साम्राज्य का दूसरा राजा कौन है? टॉलेमी, टॉलेमी फिलाडेल्फस। दक्षिण साम्राज्य का दूसरा राजा है टॉलेमी फिलाडेल्फस। और टॉलेमी फिलाडेल्फस के दो बच्चे हैं। पहली है वेरेनिस, बड़ी बेटी है उसकी, और दूसरा है टॉलेमी यूगेटिस। जो है ये दक्षिण साम्राज्य का कुछ बातें हैं, और उसके साथ साथ वंशावली है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि हम उत्तरी साम्राज्य में जाए तो हम देखते हैं कि वहां का राजा, जो कि तीसरा राजा है, जिसका नाम है एंटियोकस थियोस। और एंटियोकस थियोस की जो बीबी है उसका नाम है लियोडिस, और इनके दो बच्चे हैं। और पहला और बड़े बेटे का नाम है सेलुकस कैलेनिकस और एंटियोकस हिरैक्स। और हम देखते हैं जैसे कि वचन बताता है, और जैसे वचन इस चीज को स्पष्ट करता है कि एक समझौता जो है दक्षिणी साम्राज्य का राजा और उत्तरी साम्राज्य के राजा, इन दोनों के बीच में हुई। मतलब टॉलेमी फिलाडेल्फस और एंटियोकस थियोस, इन दोनों के बीच में समझौता हुई। और ये समझौता था शांति के लिए, कि आइए हम दोनों जो है लड़ाई झगड़ा को बंद करें और एक शांति के साथ हम एक दूसरे के साथ रहें। और इसके लिए जो है एक एक कहेंगे एक समझौता बनाए गए, एक बात बनाई गई कि उत्तरी साम्राज्य का जो राजा है एंटियोकस थियोस, वो अपनी बीवी लियोडीस को जो है वो तलाक देगा, और अपने दोनों बच्चों को भी राज्य से निकाल देगा, और जो है वेरनिस से विवाह करेगा। और हम देखते हैं कि जैसा उन्होंने निर्णय लिया, जैसा उनके बीच में बातचीत हुई, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया। हम देखते हैं कि वेरेनिस और एंटियोकस थियोस जो है, जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है, उन दोनों की जो है शादी हो जाती है। और आप देखते हैं कि लियोडीस है, और जो है उनके दो बेटे सेलुकस कैलेनिकस और एंटियोकस हिरैक्स, इन दोनों को जो है आप देखेंगे कि इन तीनों को कहेंगे कि इन्हें राज्य से जो है बाहर कर दिया जाता है। फिर जैसे वचन बताती है कि ये विवाह जो है लंबे समय के लिए नहीं टिकेगा। जैसे वचन कहती है कि ये विवाह जो है मजबूती से नहीं बना रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ समय बाद देखते हैं कि एंटियोकस योज जो है वो अपनी बीवी को और अपने दो बच्चों को दोबारा से जो है राज्य में बुला लेते हैं, दोबारा से राज्य का भाग बना लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो है लियोडीस जो है, जो कि एंटियोकस थियोस की पहली बीवी है, वो डरती हुई घबराती हुई कि शायद दोबारा से एंटियोकस थियोस जो है उन्हें राज्य से बाहर निकाल दे, वो जो है एंटियोकस थियोस को जहर देकर मरवा देती है, और उसके साथ साथ वेरनिस और एंटियोकस थियोस और वेरनिस के बच्चे को भी मरवा देती है, और जो भी लोग वेरनिस के साथ थे उनको मरवा देती है। और उसके साथ हम देखते हैं कि लियोडीस जो है सेलुकस कैलेनिकस को जो है उत्तरी साम्राज्य का राजा बना देती है। और जब
हम देखते हैं कि जब ऐसा हो रहा होता है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वेरनिस का भाई जो है वो जो है दक्षिण साम्राज्य का राजा बनता है। और जो है, क्योंकि उसकी बहन का हत्या किया गया है, टॉलेमी यूगेटिस जो है बहुत क्रोधित है। और ये जो है अब बदले की आग में जो है बदले की आग में है। और ये जो है बहुत सी सेनाएं इकट्ठा करता है और उसके बाद जो है वो उत्तरी साम्राज्य में आक्रमण करता है। और आप देखेंगे कि वो जो है आक्रमण इस प्रकार से करता है कि पूरे तरीके से उत्तरी साम्राज्य को वो हरा देता है और उसे जो है अपने अ, बहुत से जगहों को वो अपने राज का भाग बना लेता है और बहुत चीजें जो है वो लूट कर भी अपने राज्य में ले आता है। और हम देखते हैं कि इसी दौर में होता है कि जो सेलुकस कैलिनिकस है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे कैदी बना देते हैं और उसी कैद में जो है सेलुकस कैलेनिकस जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है उसकी मौत हो जाती है और उसकी म, माता है लियोडिस उसकी भी हत्या कर दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब जो है टॉलेमी यूगेटिस जो है बिल्कुल अपने ताकत में था। और हम देखते हैं पर इस समय जो है वो उतना ध्यान नहीं करते हैं। और यदि आप देखें तो अब जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर अब राजा जो है दक्षिण साम्राज्य का है टॉलेमी यूग्रेटिस। पर यदि उत्तरी साम्राज्य में देखे तो अब जो है सेलुकस कैलेनिकस की मृत्यु हो गई। तो आप देखेंगे कि उसके बेटे उसके बेटे यदि आप देखें तो वो जो है अब बदले की आग में है और वो जो है दक्षिण साम्राज्य से बदला लेना चाहते हैं। और इस मकसद के साथ आप देखेंगे कि दोनों जो बेटे हैं उत्तरी साम्राज्य का राजा जो कि सेलुकस कैलिनिकस है, उन दोनों के बेटे इस मकसद के साथ आप देखेंगे कि राज्य में आते हैं। फिर जो है उत्तरी साम्राज्य में सबसे पहले जो राजा बनता है वो है सेलुकस कैरनूस। हम इस चीज को परख रहे थे कि जो सेलुकस कैरनूस जो कि बड़ा बेटा है सेलुकस कैलेनिकस का, वो जो है सबसे पहले राजा बनता है। और उस राजा जो है ये नया राजा बना, पर ये जो है थोड़ा डरपोक राजा था। और इसके दौर में कुछ राज्य की उन्नति नहीं हुई और इसको देखते हुए जो है उत्तरी साम्राज्य के दो सेनापतियों ने उसे जहर देकर मरवा दिया। और उसके बाद जो है उसके मृत्यु के बाद जो है एंटियोकस मैग्नस है उसे उत्तरी साम्राज्य का राजा बना दिया। और जैसे ही वो राजा बना उसने कुछ जो है भाग को कुछ जो मिस्र के भाग थे उनमें आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य का भाग बना लिया और वो अपने ताकत को इस तरीके से बढ़ाने लगा। तो हम देखते हैं कि अब जो है ये कुछ चीजों को आप देखते हैं कि यूगेटिस है और फिर टॉलेमी यूगेटिस है जो कि दक्षिण साम्राज्य का राजा है। और उसके बाद जो है टॉलेमी फिलियोफैक्टर जो है वो अब जो है वो राजा बनते हैं। और हम देखते हैं कि टॉलेमी फिलियोपैटर जो है जब देखते हैं कि उत्तरी साम्राज्य का राजा जो है उसके राज्य को में आक्रमण कर रहा है और उसे जीत रहा है, अपने राज्य का भाग बना रहा है, तो इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। और इसके साथ जो है वो बहुत बड़ी सेना इकट्ठा करते हुए जो है वो जो है उत्तरी साम्राज्य में आक्रमण करता है और उसे बुरी तरीके से हरा देता है। पर हम देखते हैं कि वो जो है इस जीत के बाद जो है नशे में लग जाता है और जिसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है एक और राजा आता है टॉलेमी
क्लियोपेट्रा के बाद जो कि है टॉलमी एपिफेनेस। और एपिफेनेस देखेंगे तो वो केवल 4 और 5 वर्ष के थे। और जब ये बात उत्तरी साम्राज्य के राजा एंटियोकस मैग्नस को मालूम हुई, तो उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है कि दक्षिण साम्राज्य में चढ़ाई की जाए, दक्षिण साम्राज्य को हराया जाए और उसे जो है और इसके साथ अपने राज्य को बढ़ाया जाए। और इसके लिए जो है वो जो है फिलिप, जो कि मैकेडोनिया का राजा था, उसके साथ एक संगठन वो बांध लेता है। ये दोनों एक साथ आ जाते हैं और इसके साथ जो है वो जो है दक्षिण साम्राज्य में हमला करने का वो लोग निर्णय लेते हैं। और यदि आप देखें तो इसके साथ कि जब उन्होंने ऐसा सोचा था, जब ऐसा विचार किया था, और इसके लिए जो है वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते भी है, पर हम देखते हैं कि इस समय जो है तस्वीर में हम देखते हैं कि कुछ नया ताकत का यहाँ पर हमारे सामने परिचय दिया जाता है। और इन दोनों का एक समय तक कहेंगे कि जो योजना था बहुत अच्छा चल रहा था, पर हम देखते हैं कि नए ताकत के आने के कारण नए ताकत के आने के कारण जो है इन दोनों का जो योजना था वो जो है सफल नहीं हुआ। और ये ताकत कोई और नहीं बल्कि वो रोम का साम्राज्य था। तो हम इसके साथ ये जो है कुछ पिछली बातें हैं जिनको हम दोहरा रहे थे, और इसके साथ जो है और हम जो है आज कुछ और आगे में हम कुछ बातों को हम देखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ दानियल 11 का 14। दानियल 11 का 14, और दानियल 11 का 14 इस प्रकार लिखता है, उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी बलवाकारी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खा कर गिरेंगे। और हमने दानियल 11 का 14 को परखा था। यहाँ पर जब वचन कहता है वरन तेरे लोगों में से भी बलवाकारी लोग उठ खड़े होंगे, और यदि हम इसे अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी से यदि हम सीधे तरीके से अनुवाद करें तो ये होगा, आपके लोगों को आपके लोगों को लूटने वाले लुटेरे। और ये यदि हम देखें जो लोग ने दानियल के लोगों को लूटा, और यदि इसका अनुवाद देखें तो वाकई में जो है लुटेरे जो शब्द है वो वाकई में होना चाहिए। जो लोग जो है दानियल के लोगों को पर को उजाड़ते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। और ये जो है जो रोमी लोगों है उनका जिक्र यहाँ पर किया जाता है। और यदि आप 15 में जाए, 15 लिखता है कि तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल ना रहेगा। और हम इस वचन को जो है हम कल के दिन में परख रहे थे कि किस प्रकार से जब अ, दक्षिण साम्राज्य का राजा, जो कि नया राजा जो राजा बना, जो कि टॉलेमी एपिफेनेस था, हम देखते हैं कि उसका बढ़ने में उसको उसकी तैयारी का जो जिम्मा जो है वो रोम का एक संगठन है उसने लिया। और उसका बढ़ने का सारा काम जो है हम देखते हैं कि एम्यूलस लेफिडस को दे दिया गया, जिसने जो है एक बुजुर्ग और अनुभवी जो मंत्री है जिसका नाम है एरेस्टोमिनस, उसे सौंपा ताकि वो उसकी तैयारी में मदद सहायता करे। और इसके साथ हम देखते हैं कि सबसे पहला चीज जिसको देखा गया कि करने की जरूरत है उन्होंने देखा, वो ये था कि किस प्रकार से
जो फिलिप है और एंटियोकस मैग्नस है, उन दोनों को जो है काबू में किया जाए। फिर इसके लिए जो है एक बहुत काबिल सेनापति को नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम है स्कॉफस, जो कि एटोलिया का है। और वो जो सेनापति है, जो कि बहुत प्रसिद्ध थे और काबिलियत उनकी थी, वो जो है अपने जगह एटोलिया में जाते हैं और वहां से सेनाएं इकट्ठा करते हैं। और वो जो है सेनाएं इकट्ठा करके वो जो है ये जो दो संगठन के राजा हैं, एंटियोकस मैग्नस और फिलिप के विरुद्ध में वो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब आक्रमण की शुरुआत करता है स्कॉफस, जो कि उत्तरी दक्षिणी साम्राज्य के साथ, देखते हैं कि जब इस चीज को, जब एंटियोकस मैग्नस देखते हैं तो उस चीज को रोकने के लिए वो तुरंत निकलते हैं। और हम देखते हैं कि अब जो है स्कॉफस और एंटियोकस की जो है अब लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में जैसे वचन बताता है, हम देखते हैं कि जो स्कॉफस है, भले उसने सेनाएं इकट्ठा की थी, उसकी जीत नहीं होती है, वो हार जाते हैं। और जब उसकी सेनाएं हार जाती है तो उन्हें भागना पड़ता है, और भागते भागते जो है वो सिदोन जो है वहां जाकर उस नगर में वो छिप जाते हैं। पर इस नगर को जो है चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और इस घेराबंदी को खत्म करने के लिए तीन सेनापतियों को सेनाओं के साथ भेजा जाता है। पर हम देखते हैं कि वो तीन सेनापति भी हार जाते हैं, और इसके साथ जो है स्कॉफस जो है, जो कि एक बहुत काबिल सेनापति है, उसको भी हार मानना पड़ जाता है, क्योंकि वो नगर में वो लोग कैद थे और उनमें उनके पास खाने पीने का कुछ भी ना रहा था। फिर जिसके साथ बड़े लज्जित के साथ उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा, उन्हें बेवस्त्र होके, वस्त्रहीन होके उन्हें जो है वहां से भेजा गया। फिर यदि हम 16 को पढ़े, दानियल 11 का 16, यहाँ इस प्रकार बताता है कि तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और हाथ में वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर और कुछ बातें जो है हमारे सामने पेश की जा रही है, और आइए हम इन चीजों को हम परखना चाहेंगे। हम देखते हैं कि जो मिस्र है, हम देखते हैं कि जो मिस्र है, और मिस्र के साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हुए, जैसे स्कॉफस एक बहुत प्रसिद्ध हम देखते हैं कि सेनापति थे, वो जो है मिस्र के मदद और सहायता में आए। पर फिर भी जो है मिस्र जो है, जो कि दक्षिण साम्राज्य है, वो जो है एंटियोकस मैग्नस को हरा नहीं सका, उसको जीत नहीं सका। और देखते हैं जैसे यहाँ पर दानियल 11 का 16 बताता है कि भले जो है उत्तरी साम्राज्य का राजा दक्षिण साम्राज्य को हरा देता है, पर उत्तरी साम्राज्य का राजा जो है वो जो है रोम के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। यहाँ वचन स्पष्ट रूप से यह इस बात को रखता है। और यहाँ तक ही नहीं कि केवल उत्तरी साम्राज्य का राजा उसके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता, पर वहां पर कोई भी नहीं था ऐसा ताकतवर जो कि रोम के राज्य के विरुद्ध में आ सके। और बताया जाता है कि धीरे धीरे करके जो है ये रोम का साम्राज्य जो है धीरे धीरे करके दूसरे साम्राज्यों में चढ़ाई कर रहा था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आखिरी युद्ध आप देखेंगे, जो टॉलेमी एपिफेनेस का राज्य और एंटियोकस मैग्नस के राज्य में लड़ी गई थी, वो लड़ाई थी जिसमें जो है स्कॉफस ने जो है सेनाओं को जो है आगे लेके गए थे। सेनाओं के साथ जो है उसने उत्तरी साम्राज्य में आक्रमण किया था। और इसके बाद आप देखेंगे कि रोम का राज्य जो है उसका यहाँ पर परिचय दिया जाता है, और इसके बाद जो है रोम आगे जो है राज्यों में आक्रमण करता है, और
दूसरे राज्य को अपने राज्य का भाग बना लेता है। हम देखेंगे कि इसके बिल्कुल बाद में रोम का राज्य जो है सीरिया पर, जो कि उत्तरी साम्राज्य है, उसमें चढ़ाई करता है और उसे जो है अपने राज्य का भाग बना लेता है। फिर कुछ समय बाद, लगभग बताया जाता है कि 65 ईसा पूर्व में, 65 ईसा ईसा पश्चात, माफी चाहूंगा, तब जो है एंटियोकस एसिएटिकस जो है एक राजा है, उसको जो है, जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा था, उसको जो है हरा कर जो है बाकी जो भाग थे उनको जो है पूरी तरीके से जो है, जो कि सीरिया के भाग थे, जो कि उत्तरी साम्राज्य के भाग थे, उन्हें जो है रोम के राज्य का भाग बना लिया। फिर जैसे हम देखते हैं यहाँ शिरोमणि देश की यहाँ जिक्र की जाती है, ये कोई और देश नहीं बल्कि ये जो है यहूदियों का देश है। और इस बात से हम जानते हैं कि हम सब वाकिफ है। हम देखते हैं कि रोम का राज्य जो है अब वो बढ़ता ही जा रहा है और वो शिरोमणि देश की ओर बढ़ता है। और हम देखते हैं कि इस शिरोमणि देश को भी जो है वो जो है उसे अपने कब्जे में वो ले लेते हैं। बताया जाता है कि रोम जो है वो सिरमणि देश, जो कि जहां पर कहेंगे परमेश्वर के लोग रहा करते थे, उधर उधर की ओर भी बढ़ते हैं। और वहां पर आप देखते हैं कि वे जो है उनको भी जो है अपने ताकत में ले लेते हैं। जो यहूदा है या आप यरूशलेम देखेंगे, आप देखते हैं कि उन पर भी वो चढ़ाई करते हैं और उनके द्वारा जो है वो उन्हें कहते हैं कि आपको जो है हमारे राज्य को जो है अब जो है आप उसके राज्य के भाग में हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि उन्हें जो है, आप देखते हैं कि उनके ऊपर कर जो देने का जो है, टैक्स जो है, चुंगी देना जो अब जो है ये शिरोमणि देश जो यहूदा है, यरूशलेम, वहां के लोगों को अब देना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि एक समय जो है रोम का जो एक कहेंगे उसका जो सबसे बड़ा जो चालक था या सेनापति कहेंगे या राजा कहेंगे, आप देखते हैं कि जो पोम्पे जो है, जिनका नाम है, जो कि एक दौरा में गए, वो दौरा जो था वो मित्रडेट्स जो कि पोंटस का राजा था, और उसका जो है दो विरोधी थे, हेराक्लुनस और अरिस्टोब्यूलस। हम देखते हैं कि इनके बीच में जो है एक युद्ध चल रही थी। जो पोम्पे है, जब एक दौरा से लौट कर आते हैं, हम देखते हैं कि जब पोम्पे एक दौरा से लौट कर आते हैं तो यहाँ पर वो देखते हैं कि दो राज्य हैं और वो राजा है जो है ताकत के लिए जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। पहला राजा है हेरा हेराकनस और अरिस्टोब्यूलस। ये दोनों जो है यहूदा जो है, यहूदी लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो राज्य करना चाहते थे, उनका राज्य को वो चाहते थे। और ये बात जो है आप देखेंगे कि पोम्पे के नजर में आती है। और इसके बाद जो अन्याय हो रहा था, जो चीजें हो रही थी, वो जो है उसमें जो है निर्णय लेना चाहते थे। और इसके लिए जो है वो इन दोनों को कहते हैं कि आप जो है कुछ समय तक इंतजार कीजिए, और जो दौरा है जब वो समाप्त होगा तो मैं आप दोनों का जो भी चीज है उसको देखकर हम उसका एक जो है निर्णय लेंगे। पर जब ऐसा होता है तो वो देखते हैं कि कुछ बातें जो है जैसे वो चाहते हैं वैसा जो है वो पोम्पे नहीं करेंगे। तो जो एरिस्टोब्यूलस है, जो कि पोम्पे का जो विचार थे उनके गहराई को समझते हुए, वो जो है देखता है कि पोम्पे जो है उसके हित में निर्णय नहीं लेगा। तो वो क्या करता है कि वो पोम्पे का इंतजार नहीं करता, उसका निर्णय का इंतजार नहीं करता है, और वो जो है यहूदी लोगों पे वो चढ़ाई कर देता है और वो सेनाओं को लेकर उनके विरुद्ध में जाता है। पर हम देखते हैं कि जब वो ऐसा करता है तो
पोम्पे जो है उनके उसके हर एक चाल को देखते हुए वो जो है उसके पीछे पीछे जाता है। और जब उसके पीछे पीछे जाता है और वो जब यरूशलेम पहुंचता है, पोम्पे जब यरूशलेम पहुंचता है, इससे पहले जो है अरिस्टोब्यूलस जो है वो जो है यरूशलेम पहले ही पहुंच चुके थे। और उसके पीछे पीछे जो है पोम्पे जो है यरूशलेम को पहुंचते हैं। और जब ऐसा होता है तो और जब इस बात को एरिस्टोबुलस देखते हैं तो वो जो है एक तरफ से वो मन फिराने का बात करते हैं कि वो अपने गलती के लिए वो क्षमा मांगते हुए वो जो है कोशिश करते हैं कि ये बातें जैसे तैसे जो है टल जाए। और उसके लिए वो समझौता भी करते हैं, साथ साथ वायदा करते हैं कि वो जो है कुछ पैसे भी जो है पोम्पे को देंगे। और पोम्पे जो है इस चीज को वो ग्रहण कर लेता है, ये जो ऑफर दिया गया था उसको ग्रहण कर लेता है। फिर इसके बाद जो है पोम्पे एक अपने जो है एक सेना का जो एक बड़ा सेना चालक था, गैबिनियस जो है उसको भेजता है ताकि वो पैसे को क्या कर सके, वो ला सके। और जब गैबिनियस जब जाता है पैसे लेने यरूशलेम में तो देखता है कि जो दरवाजा है वो बंद है। और दरवाजे के ऊपर से कहा जाता है कि वो लोग जो है जो विचार किया गया है उसके अनुसार वो लोग बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। एक तरफ से पोम्पे जो है उसके साथ जो है धोखा किया जा रहा है। पहले तो कहा गया कि पैसे देंगे और पैसे देकर जो है ये मामला को जो है खत्म करेंगे और आप जो है हमें कोई निर्णय मत लीजिएगा। पर हम देखते हैं कि एक सेनापति जो कि पोम्पे का सेनापति है वो यरूशलेम के अंदर पैसे लेने को जा रहा है। पर जब क्योंकि अब यरूशलेम में किसका कब्जा है, एरिस्टोब्यूलस और उसके जो साथी के जो लोग हैं उनका कब्जा है। पर जब पैसे लेने के लिए पोम्पे अपने सेनापति को भेजता है तो वो लोग दरवाजा नहीं खोलते और कहते हैं कि हम इस इस बात के अनुसार नहीं चलेंगे। एक तरफ से पोम्पे के साथ यहाँ धोखा की जाती है। पर हम देखते हैं कि अब एरिस्टोब्यूलस जो है पोम्पे के कब्जे में है, कब्जे में है, क्योंकि वो उनके पास जो है बातचीत करने के लिए आते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि इसके बाद जो है तुरंत ही जब ऐसा होता है और ये बात पोम्पे को मालूम होती है तो पोम्पे जो है वो जो है यरूशलेम में अपनी पूरी सेना के साथ वो जाते हैं, क्योंकि वे जो है पोम्पे के विरोध में खड़े हुए। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो थे वो लोग जो थे जो कि एरिस्टोब्यूलस के लोग थे वो लोग जो है एक तरफ से कहेंगे कि वो पोम्पे के विरोध में खड़े हुए थे। और आप देखेंगे कि जो हेराक्लेनुस जो है, जो लोग जैसे हम बताते हैं कि कुछ लोग थे, दो लोगों का हमने जिक्र किया था, हेराक्लुस और एरिस्टोब्यूलस। हेराक्लुस और एरिस्टोब्यूलस, हम देखते हैं कि ये जो जो हेराक्लिनस है उनको जो है ये काम दिया गया था कि वो दरवाजे को खोले। पर हम देखते हैं कि ये लोग ज्यादा थे तो इनका ही हम देखते हैं कि ज्यादा चलने लगा। फिर हम देखते हैं कि जो लोग एरिस्टोब्यूलस के लोग थे वो लोग ने निर्णय लिया कि वो किसी तरीके से जो है वो जो जहां पर मंदिर था, जो पहाड़ में मंदिर था उसको जो है वो लोग बचाए रखे। पर हम देखते हैं कि कुछ जो है युद्ध इनके बीच में चलता रहा, लड़ाई चलती रही। और जो है बहुत लोगों की वहां पर हत्या की गई। और ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा हो रही थी और बहुत ज्यादा जो है लोगों की हत्या यहाँ पर की जा रही थी। और इस दौरान जो है कुछ लोगों को इन बातों के बारे में मालूम था और कुछ कुछ लोगों को जो है इन बातों के बारे में बिल्कुल ही नहीं मालूम था। पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो है पोम्पे जो है यरूशलेम जो है उसको भी जो है धीरे धीरे करके उसे अपने ताकत में वो ले लेता है। और जहां पर जो है उन्हें
चुंगी लेने के लिए जो है, उनसे चुंगी लेने का जो है उनके ऊपर निर्णय को डाल दिया जाता है, क्योंकि जो है यरूशलेम जो है अब जो है हार चुका है और वो रोम का राज्य का भाग बन चुका है। फिर इसके बाद यदि आप दानियल 11 का 17 पढ़े, और शायद ये बहुत ज्यादा इतिहास है, पर इन चीजों को हम जब दोबारा दोहराएंगे तो ये बातें और जो है गहरी हो जाएंगी। दानियल 11 का 17 बताता है, तब वह अपने राज्य के पूर्व बल समेत पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। और वह उसको एक स्त्री इसीलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर ना रहेगा, ना उस राजा की होगी। तो यहाँ पर और कुछ इतिहास हमारे सामने बताया जाता है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो है दो राजाएं कहेंगे, जो कि हेरकनुस और एरिस्टोब्यूलस है, वो किस प्रकार से जो है यरूशलेम, जो कि पवित्र नगर है, शिरोमणि देश है, उसको जो है वो चाहते थे, उसको जो है चलाना चाहते थे। पर हम देखते हैं कि उस उस चीज को जो है पोम्पे, जो कि रोम का राज्य था उस समय में, रोम जो है अब ताकत में था, सबसे बड़ी ताकत थी, वो जो है उस चीज को जो है एक अच्छे निर्णय में लाना चाहते थे। पर हम देखते हैं कि वो जो है पोम्पे के विरुद्ध में ही खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद जो है पोम्पे, जो कि रोम राज्य का जो सेनापति है, वो हम देखते हैं किस प्रकार से जो है यरूशलेम में चढ़ाई करता है और यरूशलेम जो है उसको अपने राज्य का भाग बना लेता है। फिर यहाँ पर और कुछ बातें हमारे सामने पेश की गई है, और यहाँ पर बताया जाता है कि जो 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 यहाँ पर बताया जाए कि पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने अ, आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अ, यहाँ बताता है और इसका जो यदि आप कहेंगे कि जो रोम का राज्य है वो पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी सेना की ताकत के साथ, वो जो है अब जो है बाकी राज्य को भी जो है अपने राज्य का भाग करेगा। और यदि आप देखें तो आपने देखा कि पिछले समय में जो है रोम ने सीरिया को क्या कर लिया, जीत लिया और अपने राज्य का भाग बना लिया। हमने दानियल 11 के 16 में देखा, और हमने जिक्र देखा वहां पर कि किस प्रकार से जो शिरोमणि देश है उसको भी रोम ने जीता और उसे भी अपने राज्य का भाग बना लिया। फिर हम इस बात को देखते हैं कि रोम ने जो है मैकेडोन और थ्रेस को जो है अब अपने राज्य का भाग बना लिया है। फिर क्योंकि हम देखते हैं कि जो मैकेडोन है, मैकेडोन का जो राजा है, जो कि फिलिप है, वो एंटियोकस मैग्नस के साथ एक संगठन बनाया। और तब रोम जब एंटियोकस के खिलाफ था, हम देखते हैं कि उस समय आप देखते हैं कि उस समय देखते हैं कि जो मैकेडोन है उसको भी जो है रोम के लोगों ने अपने राज्य का भाग बना लिया था। तो अब देखेंगे कि एक राज्य जो बचा हुआ था वो था मिस्र का राज्य। जो राज्य अब बचा हुआ था वो था मिस्र का राज्य। तो अब जो है यदि देखें तो अब सभी राज्य को, अगर आप देखें तो सभी राज्य को अब जो है देखते हैं कि किसने हरा दिया है, किसने हरा दिया है, रोम के राज्य ने अब हरा दिया है पूरी पूरी तरीके से। जो है रोम का राज्य अब ताकत में है, और रोम के राज्य ने हर एक वो राज्य को जो है हरा दिया है और उन्हें अपने राज्य का भाग बना लिया है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि अब हम देखते हैं कि हर एक जो इर्द गिर्द में राज्य थे,
जो जो पश्चिम में थे, पश्चिम में था। और आप जानेंगे कि पश्चिम में कौन सा राज्य है, और इसको जो है हम नक्शा के द्वारा जो है दोबारा से हम देखना चाहेंगे। आप देखेंगे कि जो पश्चिम है, यदि पश्चिम में देखें तो वहां पर यूनान और उसके कुछ निकट के देश थे। आप देखेंगे कि इनको जो है रोम के राज्य ने हरा दिया। त्रेस आप देखें, त्रेस को भी जो है आप देखते हैं रोम का राज्य ने हरा दिया। सीरिया जो है इसको भी रोम का राज्य ने हरा दिया। आप देखेंगे कि ये पूरा जो तीन भाग है, एक तरफ से कहेंगे जो सेलुकस का जो ये पूरा राज्य था, उसको जो है पूरी तरीके से जो है रोम ने अपने राज्य का भाग बना लिया था। अब केवल एक राज्य बचा था, वो था मिस्र का राज्य, जो कि दक्षिण का राज्य। और हम देखते हैं कि अब जो है रोम, अब रोम जो है पूरे राज्य को अपने अपने कब्जे में लेना चाहता था। हर एक राज्य को वो अपने ताकत में अपने राज्य का भाग बनाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि ये 51 ईसा पूर्व लगभग की बात है कि अब जो है जो राजा मिस्र का राजा जो था, जो कि आप देखेंगे कि टॉलेमी ओलेट्स बताया जाता है। टॉलेमी यूलेट्स जो है, जो कि आप देखेंगे कि मिस्र का राजा है। और ये जो है मिस्र का राजा, जो कि आप देखेंगे जो पिछले राजाएं हैं उनके बाद जो है ये आता है। और पिछला राजा आपको पता है कि पिछला राजा थे टॉलेमी। टॉलेमी आप देखते हैं कि एफिफेनस जो है वो आखिरी राजा मिस्र के रहे हैं। फिर उसके बाद जो राजा है वो आते हैं टॉलेमी यूलेट्स। और हम देखते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने जो है अपना राज्य जो है अपने बड़े बेटे और बेटी के हाथ में सौंप दिया। और बड़े बेटे जो है वो है टॉलेमी, और उसकी बेटी जो है वो है क्लियोपैट्रा। तो ये चीज, ये जो है ये बहुत ज्यादा एक खास जानकारी है। जब हम देखते हैं कि जो आखिरी राजा एक तरफ से कहेंगे, जो कि टॉलेमी एपिफेनस के बाद जो आया वो था टॉलेमी यूलिट्स। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब टॉलेमी यूलिट्स की जब मृत्यु हुई तो आप देखते हैं कि उसने जो है अपना राज्य जो है अपने बड़े बेटे और अपनी बेटी के हाथ में सौंप दिया। और ये जो है उसने कहा, और मृत्यु से पहले उसने एक जो है एक उसकी इच्छा थी, बड़ी अजीब इच्छा थी कि उस इच्छा में ये कहा उसने कि दोनों भाई बहन जो टॉलेमी है और क्लियोपैटर है, जो कि दोनों भाई बहन है, ये दोनों शादी करेंगे। और ये दोनों आपस पे शादी करने के बाद जो है ये दोनों जो है एक साथ राज्य को चलाएंगे। बड़ी अजीब अजीब उसकी इच्छा रही। पर ये जो है उसने जो है उनके सामने जो है ये बात को रखा कि आप दोनों शादी करेंगे और इस प्रकार से जो है राज्य को एक साथ चलाएंगे। और क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा ये जवान थे, उन दोनों को जो है उन दोनों के देखभाल के लिए, उनको बढ़ाने के लिए जो उनका जिम्मा जो है दोबारा से जो है रोम जो है उसके हाथों में सौंप दिया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआती दौर से आप देखते हैं कि मिस्र जो है उसके सहायता में जो है रोम खड़ी होती है। हम देखते हैं कि जब टॉलेमी टॉलेमी एपिफेनस, जो कि केवल 4-5 साल के थे, और जब मिस्र देश के विरुद्ध में कई एक राज्य उठकर आ रहे थे तो रोम का राज्य खड़ा हुआ। और तब से ही तब से ही जो मिस्र देश के राजाएं थे उनके बढ़ने में, उनके शिक्षा में, उसके उन्नति में जो है रोम के हाथों में जो है सौंपा गया था। अभी भी जब टॉलेमी, जो कि टॉलेमी टॉलेमी यूलिट्स के जो बच्चे हैं उनका देखभाल के लिए, उनको काबिल बनाने के लिए राज्य को चलाने में ये जिम्मा जो है हम देखते हैं कि रोम के हाथों में सौंप
दिया गया था। और जो हम देखते हैं कि जो पोम्पे है, हम देखते हैं कि पोम्पे जो है वो जो है इस ये पोम्पे को जो है ये जिम्मा दिया गया था कि ये जो जो संतान है, ये जो संतान है जो कि पोम्पे और क्लेयोपेट्रा है, इन दोनों को बढ़ने में काबिल बनाने में जो है उसको उन दोनों की मदद और सहायता करे। पर एक समय होता है कि जब ये चीजें हो रहे होते हैं तो पोम्पे और कैसर जो है पोम्पे और कैसर जो है इन दोनों के बीच में एक जो है संघर्ष शुरू हो जाता है, एक युद्ध शुरू हो जाता है। ये दोनों जो है रोम राज्य के ही सेनापति हैं या राजा कह लीजिए आप। ये दोनों जो है रोम के ही सेनापति है, पर इन दोनों के बीच में जो है एक युद्ध जो है जारी हो जाती है। और एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था जो कि अ, युद्ध फार्सेलिया का कहा जाता है। और ये जो है ये युद्ध जो है ये दोनों सेनापतियों के बीच में लड़ा गया था, जो कि पोम्पे और कैसर है। और इतिहास बताती है कि जो पोम्पे है वो इस युद्ध में हार जाते हैं। और पोम्पे जो है भाग कर कहाँ चले जाते हैं, मिस्र में चले जाते हैं। और कैसर जो है तुरंत ही तुरंत ही पोम्पे के पीछे पीछे जाता है। पर उसके आने से पहले हम देखते हैं कि पोम्पे का जो है हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, टॉलेमी के द्वारा, जिसका जिम्मेदारी जो है पोम्पे को सौंपी गई थी। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को गौर कर रहे हैं। एक युद्ध जो है, एक जंग छिड़ता है रोम के दो सेनापतियों के बीच में, जो कि पोम्पे और कैसर है। और इस युद्ध में पोम्पे की हार होती है। जब वो हारता है तो वो भागकर जो है मिस्र आता है। और जब वो मिस्र भागकर आता है तो मिस्र का जो राजा है टॉलेमी, वो जो है पोम्पे का हत्या कर देता है। और फिर जो है जो कैसर है वो सोच विचार करता है और देखता है कि और इस बात को समझ लेता है कि जो मिस्र के जो ये जो आने वाले राजा थे, जो कि टॉलेमी और कैल्यूपेटर है जो कि बेटी है, ये दोनों को जो है इन दोनों का जो है उसे एक आज्ञा कहेंगे देखने वाला बनाया गया। वो इस चीज को समझ लेता है और कि पोम्पे को जो है शायद शरण स्थान मिल चुका है। पर ये जो है जो चीजें हुई उससे वो अज्ञान था। फिर आप देखते हैं कि कुछ समय बीतने पर जो है मिस्र में जो है एक अंदरूनी जो है लड़ाई शुरू हुई। हम देखते हैं कि इसके बाद जो है एक मिस्र में जो है अंदरूनी लड़ाई हुई। और ये लड़ाई जो है टॉलेमी और क्लेयोपेट्रा के बीच में हुई। ये दोनों जो है एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हो गए, क्योंकि ये दोनों अब जो है राज्य को जो है एक साथ नहीं चलाना चाहते, पर अकेले अकेले चलाना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच में ही आपस में जो है युद्ध चलने लगी। और जो है अब जो है टॉलेमी जो है वो अब शासन करने लगे। और जो बेटी है क्लेयोपेट्रा जो है उसको जो है अब जो है राज्य के भाग से एक तरफ से निकाला जा रहा था। और जब ऐसा हो रहा था तो अब आप देखते हैं कि अब जो है धीरे धीरे करके टॉलेमी जो है वो ताकत में आ रहा था। और इस समय जो है धीरे धीरे करके जब ऐसा हो रहा था, जो केसर ने किसी तरीके से जो है मिस्र में घुसने का रास्ता बनाया, मिस्र में घुसने का रास्ता बनाया। और इस तरीके से जो है वो जो है मिस्र में घुसता है। फिर इसके बाद और कुछ इतिहास है जिसको हम आने वाले टाइम में देखेंगे। पर ये कुछ लंबी गहरी इतिहास है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों से उलझे ना हो। इन चीजों को हम और दोहराएंगे तो ये बातें स्पष्ट होंगी। और इन चीजों का भी जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है वचन को हमारे सामने स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से जो है रोम
जो है किस प्रकार से जो है बाकी राज्यों को, जो कि मिस्र का आखिरी राज्य था, उसको भी किस प्रकार से जीतता है, और किस प्रकार से पूरी तरीके से इसके बाद जो है आप देखेंगे कि केवल रोम का राज्य है। उम्मीद करता हूं कि आज का पढ़ाई आपको कुछ और जानकारी दिया है और आपके लिए एक मदद और सहायता का कारण बना है। आइए हम प्रार्थना करें और इस प्रार्थना के साथ अंत करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि आप ही जो इतिहास, गहरी इतिहास, उसे आप हमें समझने में मदद सहायता करें। शायद बहुत अधिक हो गया हो, पर आप ही हमारे साथ रहिए इन बातों को स्पष्ट करने, और आप हमारी अगुवाही करते रहिए और हमें लगातार इस पढ़ाई में आगे बढ़ाते जाए। आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इन बातों से परेशान ना हो जाए, पर आप पे विश्वास करें कि आप हमें इन बातों को स्पष्ट करें। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारी तैयारी करें। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन। अ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की क्लास के लिए। आपने पढ़ाया है और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। बेशक हम आज थोड़ा हमारा नेटवर्क कनेक्शन वीक था, हम आज ज्वाइन कर पा रहे थे, डिस्कनेक्ट हो रहे थे, बट जो कुछ भी सुना है वो हमारे लिए आशीष का कारण है। और तो मैं अभी चाहता हूँ कि अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो अभी हमारे बीच में सर हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और नहीं तो फिर कोई प्रतिक्रिया पेश करके हम सर को थोड़ा इनकरेज कर सकते हैं। तो कोई भी जो में शामिल हुए लोग। मैं धन्यवाद देती हूँ कि सर जी ने बहुत ही सुंदर से समझाया। कठिन सब्जेक्ट था, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। इसको हमें जो वीडियो के द्वारा देंगे तो हम लोग अच्छी तरह से और ही समझेंगे और नोट लिखेंगे, क्योंकि बहुत मैंने स्पीड से बोला जा रहा था, क्योंकि नहीं बोलने से तो नहीं होगा ना। तो हमें रुक रुक करके वीडियो के हम लोग देखने सकेंगे। तो मैं सर को बहुत धन्यवाद कि आज का पढ़ाई जो आपने हमें जो समझाया है, दानियल का 11 का, आप 14 से लेके 17 तक पहुंच गए। तो इसको हम अच्छी तरह से गौर से सुन रहे थे, किंतु मन में अपना लिख नहीं रख सक रहे थे। तो चेष्टा करेंगे, आप यदि इस वीडियो को भेजेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और ईश्वर आपको आशीष दे और हम सब समझने वाले बन सके। धन्यवाद। हाँ सर, धन्यवाद। अच्छा से आप समझाए, कोशिश किए, और थोड़ा सा हुआ, और कहीं कहीं नहीं भी समझ पाए हम लोग, कहीं और समझ भी पाए हैं, लेकिन सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न हो। आपको धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और हम लोग समझने सीखने पाए, प्रभु बल दें समझने सीखने के लिए, और प्रभु की महिमा होने पाए। धन्यवाद सर। जय मसीह। अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न है तो वो जरूर पूछें और क्लियर हो पाए तो और भी लोग। कोई प्रतिक्रिया पेश करना चाहते हैं वो जरूर बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर मार्टिन का आज की पढ़ाई में अगुवाई करने के लिए। हम चाहते हैं था गड़बड़ी हो गया था। ओके।